मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मौर्य काल। मौर्य काल के अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हमने जाना बिंदुसार के बारे में। उसके बाद में हमने अशोक के बारे में पढ़ा। अशोक को एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अशोक एक काफी अच्छा व्यक्तित्व वाला था। उसकी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। अशोक के बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में अशोक की जो नीतियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 4 वर्ष के लिए सत्ता का संघर्ष करता है और उसके बाद में यह अपना विधिवत रूप से 269 ईस्वी में राज तिलक करवाता है। हालांकि इसने अपना शासन 273 ईसा पूर्व में ही संभाल लिया था। अभिलेखों में इसका नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी दोनों ही मिलते हैं। गुर्जरा अभिलेख के अनुसार इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख भी इसका नाम अशोक ही दर्शाता है। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में यह कश्मीर और खैतान तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। अगर इसके साम्राज्य की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र तक इसका शासन पहुंच गया था। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की बात करें तो कर्नाटका और पश्चिम की बात करें तो काठियावाड़ तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग के शासक नंदराज को हरा दिया था और कलिंग पर अपना अधिकार कर लिया था। कलिंग पर अधिकार करने के साथ साथ इसने देखा कि युद्ध के दौरान काफी लोग घायल हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसको देखते हुए, इस भयावह स्थिति को देखते इसका हृदय परिवर्तन होता है और यह भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लेता है। उसके बाद में यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म की नीतियों का पालन करना शुरू कर देता है। इसके शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति होती है, जो कि मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में होती है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की जाती है और इस संगति के द्वारा जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के मामले में काफी डिस्कस किया जाता है और उसको एकता और अनुशासन को बनाए रखने हेतु काफी भरसक प्रयास किए जाते हैं। लोकहित के कार्य इसने काफी किए थे। लोकहित के कार्यों के अंतर्गत इसने जगह जगह सराय बनवाई, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, वृक्षारोपण करवाया और भी ऐसे सेवा शुश्रूषा के काम थे या फिर जनहित लोक कल्याण के कार्य थे जो इसके द्वारा किए गए थे। अब हमें पढ़ना है इसके प्रशासन के मामले में। जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था, प्रशासन के लिए इसने क्या क्या सुधार किए या फिर इन्होंने प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या नई नियुक्तियां दी, कौन कौन से इनके पद थे जो इनके शासन संचालन में इनकी सहायता किया करते थे। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें इंडिका से मिलती है या फिर अर्थशास्त्र से मिलती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिका के रचयिता कौन है और दूसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है और अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। आदि ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो भारत है, भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता हमें देखने को मिलती है। सत्ता का केंद्रीकरण देखने को मिलता है। साम्राज्य में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति जब ये लोग करते थे तो इनसे पूर्व इनकी योग्यता का, इनके चरित्र का परीक्षण होता था। उस परीक्षण को हम उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। मौर्य प्रशासन का ढांचा केंद्रीय प्रशासन के अकॉर्डिंग था, जिसके अंतर्गत राजा होता था, मंत्री परिषद होता था, अधिकारी होते थे, नगर प्रबंध, सेना होती थी, गुप्तचर व्यवस्था भी, संचार, नियम, न्याय, राजस्व प्रशासन इत्यादि के पद होते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजा के बारे में। राजा जो केंद्रीय प्रशासन की धुरी या मुख्य बिंदु कहलाता था। महत्वपूर्ण और नीति संबंधी जितने भी कार्य थे वो राजा के नियंत्रण में होते थे। व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, समस्त शक्तियां राजा में ही निहित होती थी। मंत्री परिषद राजा को परामर्श देने के लिए होती थी। मंत्री परिषद में उनकी योग्यता और उनकी जो चरित्र है उनके अकॉर्डिंग एक परीक्षण होता था। उनकी चरित्र और उनकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए, जिसको उपदा परीक्षण कहते हैं, उपदा परीक्षण में पास हुए लोगों को मंत्री परिषद में जगह दी जाती थी और ये राजा को परामर्श देने का कार्य करते थे।
एक आंतरिक परिषद भी हुआ करती थी जिसे मंत्रण कहा जाता था, जिसके 3 या 4 सदस्य होते थे। महत्वपूर्ण विषयों पर यह राजा मंत्रियों से सलाह मशवरा लिया करता था। अधिकारी गण थे, वो शीर्षस्थ अधिकारी गण कहलाते थे। इनकी संख्या अगर देखें तो संख्या में ये 18 होते थे। इन 18 अधिकारियों को हम तीर्थ भी कहते हैं। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार संभालते थे। जो केंद्रीय विभाग हुआ करते थे उनके कार्यों को संभाला करते थे। इसमें कोषाध्यक्ष, कामार्तिक का नाम आता है, समाहर्ता है, पुरोहित है, सेनापति है, इनके नाम प्रमुख आते हैं। राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। कृषि, संचार, व्यापार, वाणिज्य, कताई बुनाई, खान, वन आदि का नियमन और नियंत्रण रखते थे। सेना सबसे बड़ा भाग होता था और इसका अधिकारी सेनापति कहलाता था। सेना की 6 शाखाएं होती थी जो कि क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेनाएं हुआ करती थी। जो कौटिल्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया गया। जो चतुरंग बल है, चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया। नायक था, वह युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। गुप्तचर व्यवस्था इसकी काफी अच्छी थी। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत इसने गुप्तचर है उनका जाल बिछा रखा था। मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर वो देखरेख किया करते थे और प्रत्येक एक्टिविटीज की नॉलेज या फिर कहे उनकी रिपोर्ट राजा तक टाइम टू टाइम पहुंचाया करते थे। गुप्तचरों को यहाँ पर संस्था या संचार के नाम से जाना जाता था। न्याय की बात करें तो धर्म, व्यवहार, चरित्र, राज शासन, न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्मस्तरीय और कंटक शोधन 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, मतलब दीवानी जो केस थे वो धर्मस्तरीय और जो फौजदारी केस थे वो कंटक शोधन में मामलों को सुलझाया जाता था। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजउक, व्यावहारिक आदि न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। संग्रहणक और जो मुख्य न्यायाधीश थे, द्रोणमुख, स्थानीय जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। ये दंड व्यवस्था थी वो काफी कठोर हुआ करती थी। राजस्व प्रशासन की अगर बात करें तो समाहर्त जो राजस्व विभाग था उसका प्रमुख हुआ करता था। जो समाहर्ता है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। दुर्ग, राष्ट्र, ब्रज, सेतु, खान, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। और जो सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत हमने 2 पद देखे, एक तो समाहर्ता और दूसरा सन्निधाता। समाहर्ता है यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था और यह क्या करता था, राजस्व को वसूलता था। दूसरा है सन्निधाता राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जनोपयोगी कार्य को इसने महत्व दिया ही था। इसने सिंचाई करवाए, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए, नहरें निकलवाई, कुएं, बावड़ी, चिकित्सा हेतु बढ़िया चिकित्सालय खुलवाए थे और प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए थे। उसके बाद में हमें देखना है प्रांतीय व्यवस्था की ओर दृष्टिपात करें तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत साम्राज्य को इसने 4 प्रांतों में बांट रखा था, जिनका प्रशासक राजकुमार होता था। मंत्रिपरिषद और अमात्यों के माध्यम से जो ये राजकुमार है यहाँ का शासन संचालन करता था। 4 प्रमुख प्रांत जिनके नाम क्रमानुसार है, पहला देखें तो उत्तरापथ, दूसरा आ जाता है दक्षिणापथ, तीसरा आ जाता है अवंतीपथ और चौथा आ जाता है मध्य प्रांत। धर्म महामात्य और जो अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे ये धर्म और अन्य कार्यों की देखभाल किया करते थे। प्रांतों को आहार या विषयों में भी बांटा गया था। विषयों का जो अधिकारी होता था उसको विषयपति के नाम से जाना जाता था। जनपद, ग्रामीण, जनपद स्तर पर जो प्रदेश हैं राजुक और युक्त नाम के अधिकारी थे। जनपद जो वर्तमान में हम जिला कहते हैं पहले जनपद कहलाते थे। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद ही कहा जाता है। जो जनपद है, जनपद स्तर पर 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, एक तो प्रदेश नाम का, दूसरा राजुक और तीसरा और होता था उसका नाम युक्त था। भूमि, न्याय, लेख संबंधित दायित्वों का ये लोग वहन किया करते थे।
ग्रामीण स्तर पर स्तरीय अधिकारी होता था। जैसे हमारे ग्रामीण स्तर पर सरपंच होता है, तो उस दौरान ग्रामीण स्तर पर ग्रामिक हुआ करता था। गोप और स्थानिक जनपद और गांव के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। जिले और गांव के बीच में जो मध्यस्थता का कार्य करने वाला था वो गोप या स्थानिक कहलाता था। इस प्रकार जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था है वो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। ठीक है, अशोक के हम प्रशासनिक सुधार दे सकते हैं। ये तो पूरे मौर्य शासन काल में थी, मगर अशोक ने विशेष तौर पर क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए उसके बारे में भी हमें विशेष तौर से जानना जरूरी है। अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका अनुसरण किया, किंतु अपने अनुसार कुछ नीतियों का भी पालन किया, कुछ उद्देश्यों को भी क्रियान्वित किया। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया तथा राज्य के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा, जिसका उल्लेख उसके चौथे स्तंभ लेख में मिलता है तथा कलिंग पृथक लेख में मिलता है। राजयुक्त और प्रादेशिक आदि अधिकारियों की उसने नई नियुक्तियां की जो न्याय, भूमि और लेखा संबंधी कार्य को देखती थी। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया था, जिनका कार्य था विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, अकारण दंडित के परिवार की सहायता करना। अशोक ने एक ऐसी व्यवस्था भी की थी जिससे हर समय हर जगह राजा के पास पहुंचकर जनता के दुखों को बताया जा सकता था, जनता की परेशानियों को बताया जा सकता था और जनता की परेशानियों को वह समझकर उन समस्याओं का समाधान भी किया करता था। न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए उसने 26वें वर्ष, जब उसके राज्य शासन को 26 वर्ष पूरे हो चुके थे, उन्होंने राजकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु अधिकार प्रदान किए। मतलब कि अगर कोई भी राजुक है वह किसी भी मामले पर अपने पैरवी कर रहा है तो वह अपने आदेशों को क्रियान्वित करवाने के लिए स्वतंत्र है, या फिर किसी भी जो भी दोषी है उस दोषी को स्वतंत्र रूप से सजा दे सकता है। अभिषेक दिवस पर जो बंदी थे, बंदियों को वह मुक्त किया करता था। इसका उल्लेख हमें इसके 5वें स्तंभ लेख से मिलता है। मृत्यु दंड को यह क्षमा भी कर सकता था और उसको आजीवन कारावास के रूप में भी परिवर्तित कर सकता था। अहिंसक सुधारों के लिए अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग किया और जहां तक संभव हो उसने हिंसा न करने की संज्ञा दी और समाज पर प्रतिबंध लगाया कि कोई भी नर बलि या पशु बलि, किसी भी प्रकार की बलि नहीं देगा। उसने कल्याणकारी कार्य किए, चिकित्सा के लिए उसमें सुधार लाने के लिए चिकित्सालय खोले, उसने कई सड़कें बनवाई, वृक्षारोपण बनवाए, नहर, बावड़ी, कुएं इत्यादि खोले। उसने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी, ग्रामीण विकास को विकसित करने के लिए उसने काफी प्रयास भी किए। स्त्राध्यक्ष है, बृजभूमिक है, महामात्र, नगर व्यावहारिक और अंत महामात्र इत्यादि नए पदों का उसने सृजन किया और स्त्री, पशु संरक्षण, न्याय, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी उन समस्याओं का निराकरण वह जल्द से जल्द करने का पूरा प्रयास करता था। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ दिया और उसने ऐसे आविष्कार किए जिससे जनता सुखी रहे, खुश रहे और एक खुशहाल प्रशासक के रूप में उसने जनता पर शासन किया। राजा, प्रजा और नौकरशाही के लिए उसने संविदा तैयार की थी और जिससे उनके अंतः संबंधों में मजबूती लाई जा सके। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया, उस समय के अनुसार जो समय की नीति थी या फिर कहें कि उस समय की मांग थी, उस समय की मांग के अकॉर्डिंग उसने अपनी वैदेशिक नीति को अपनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य प्रशासन में कुछ सुधार करके उसको और अधिक दक्ष बनाया और उसको काफी सुदृढ़ अवस्था में विकसित किया ताकि लोक हित कार्य किए जा सके, जनता खुशी खुशी रह सके और उसके लिए जनता का खुश रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये हो चुका है हमारा मौर्य प्रशासन काल। मौर्य प्रशासन के बाद में हम एक काफी महत्वपूर्ण काल है गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कोई भी सुधारात्मक कार्य हमसे चाहते हैं, आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो में ये सुधार किया जाए या फिर कुछ भी किया जाए, तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।